चलो आज हम रिवाइजन कर लेते हैं क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई। ठीक है, चलो बात करेंगे आज हम पदार्थ के बारे में। आपका टोटल पहला चैप्टर कंप्लीट एक दिन में रिवाइजन करना है हमें। ठीक है, फटाफट, क्योंकि हमने इसे पढ़ा हुआ है एक बार, हम इसे केवल रिवाइजन करते चलेंगे। पहला पॉइंट क्या है? पदार्थ। आपके चैप्टर का नाम ही है पदार्थ। द्रव्य क्या होता है? हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। कैसे हम पहचानेंगे क्या क्वालिटी होती है पदार्थ की? ठीक है, तो पदार्थ वह होता है, पदार्थ वह होता है जिसमें भार होता है। कैसे पहचानेंगे? तो पदार्थ वह होता है जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरता है उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। चाहे किसी भी चीज की बात कर ले, केवल सूर्य के प्रकाश को छोड़ दें। समझ रहे हैं? पदार्थ वह होता है जिसमें भार, उसका कुछ भी वजन हो, माइनस में हो, वजन हो, कुछ ना कुछ उसका वजन हो, और साथ ही साथ वो क्या करे? स्थान घेरे। स्थान घेरने का मीन क्या है कि वहां पे अगर आप किसी वस्तु को रख देते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं यही डस्टर अगर इसे हमने यहां रख दिया तो यहां पे आप इसके ऊपर किसी वस्तु को रख सकते हैं, लेकिन जहां पे ये लगा हुआ है मेरे हाथ से, जहां पे ये टच है, यहां पे आप किसी वस्तु को नहीं रख सकते। पदार्थ वह होता है जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है? भार होता है तथा जो स्थान घेरता है उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ या मैटर या द्रव्य कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पदार्थ और द्रव्य में। तो द्रव्य, देखिए, द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। द्रव्य के तीन अवस्थाएं होती हैं, द्रव्य के तीन रूप होते हैं जिसके अंतर्गत द्रव आता है। द्रव और द्रव्य में फर्क है। मतलब एक पिता है, द्रव्य को आप पिता की कैटेगरी में रख सकते हैं और द्रव को बेटे की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती है जो हम पढ़ेंगे। तो पदार्थ वह होता है जिसमें क्या होता है? भार होता है तथा जो क्या करता है? स्थान घेरता है। ठीक है, ये क्या है? स्पेशलिटी है, ये विशेषता है पदार्थ की। बात करेंगे पदार्थ की प्राकृतिक स्वभाव कैसा होता है, तो इसे हम दो भाग में बांट के पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। पहला भौतिक। भौतिक मीन क्या होता है? मतलब क्या होता है? भौतिक का मतलब होता है जिसे आप छू सके, जिसमें परिवर्तन करना संभव हो। जिसे आप छू सके, जिसमें परिवर्तन करना संभव हो, या फिर जिसे हम महसूस कर सके, वो भौतिक है। जैसे आप पढ़ते होंगे, आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा, या हमारा शरीर एक भौतिक शरीर है। मतलब हमारा जो शरीर है वो भौतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। भौतिक तत्व का मतलब क्षितिज जल पावक गगन और समीर, है ना? पांच तत्वों से जो हमारा शरीर बना, ये भौतिक तत्व हैं। तो एक कुछ को हम छू सकते हैं, कुछ को हम महसूस कर सकते हैं। हवा हम देख नहीं सकते, है ना? महसूस कर सकते हैं कि हवा लग रही है। समझ रहे ना? तो भौतिक, पहली प्रकृतिक भौतिक, दूसरी प्रकृतिक क्या है? दूसरी है रासायनिक, है ना? रासायनिक प्रकृतिक वह प्रकृतिक जिसे हम करवाते हैं या फिर जिसके फलस्वरूप किसी नए, रासायनिक ऐसे समझो एकदम टूटे फूटी भाषा में कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहे हैं, या फिर ऐसा परिवर्तन, या जब कोई वस्तु पुनरावृत्ति अपनी नहीं कर पाता, तो वो रासायनिक प्रकृतिक होती है। मतलब जब जैसे दूध से दही का बनना, पहली अवस्था उसका दूध है, दूसरी अवस्था उसका क्या है? दही है, और दही से वो दोबारा अपने पहले वाले रूप में नहीं आ सकता। किसी भी क्रिया के द्वारा वो पहले वाले रूप में नहीं आ सकता, तो वो उसकी रासायनिक प्रकृतिक है। ठीक है, आगे टॉपिक समझते हैं। पदार्थ के गुण क्या होते हैं? ये पूछा जाता है कि पदार्थ का गुण या पदार्थ के गुण को बताइए। तो पहला क्या होता है? पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होता है। आगे हम पढ़ेंगे। कोई भी वस्तु आप जो देख रहे हैं वो छोटे छोटे अणुओं, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है, लेकिन फिर भी उनके बीच कुछ ना कुछ जगह बची हुई है। दो अणुओं के बीच पाई जाने वाली जगह को हम क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक स्थान बोलते हैं। दो अणुओं के मध्य पाए जाने वाले स्थान को क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक। अंतरा का मतलब अंतर, आणविक का मतलब अणुओं के मध्य, अंतरा आणविक स्थान। तो दो अणुओं के मध्य पाए जाने वाली जगह को हम क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक स्थान बोलते हैं। ये पदार्थ के गुण है कि पदार्थ, अगर कोई चीज, कोई भी वस्तु है जो पदार्थ है, उसके जो कण होंगे उनके बीच में रिक्त स्थान पाया जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक स्थान बोलते हैं। मतलब दो अणुओं के मध्य पाए जाने वाले स्थान को अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। दो अणुओं के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल को अंतरा आणविक बल कहते हैं। मतलब दो अणुओं के बीच पाए जाने वाली जगह को अंतरा आणविक स्थान, दो अणुओं के मध्य पाए जाने वाले बल को अंतरा आणविक
बल कहते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है पदार्थ के गुण के, कि पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। अगला टॉपिक गतिशीलता। आपको लगेगा, मान लेते हैं यही पदार्थ है, इसके जितने भी अणु हैं ये लगातार क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। ये पदार्थ के गुण हैं कि पदार्थ के जो अणु होंगे वो लगातार क्या करते रहेंगे, गति करते रहेंगे। ठीक है। अगला टॉपिक आकर्षण। आकर्षण मैंने बताया ना कि इनके अणुओं के मध्य हमेशा आकर्षण रहेगा। जब मैं आपको ठोस समझाऊंगा तो समझाऊंगा कि ठोस का जो आयतन आकार दोनों निश्चित क्यों होता है, क्योंकि इनमें अंतरा आणविक बल ज्यादा होता है। जब दो अणुओं के मध्य ज्यादा आकर्षण होगा, दोनों अणु एक दूसरे से खिंचे हुए रहेंगे, तो वो क्या होगा, एक दूसरे से सटे रहेंगे, जिसकी वजह से वो हिलेंगे नहीं। भाई दीवार है, ये आपके जो ये दीवार है इसका आयतन आकार अब तो निश्चित है, तय हो गया कि कमरा इतने बाई इतने का है। कल मापेंगे 4 दिन बाद, 5 दिन के बाद, तो इसका जो लंबाई चौड़ाई है सेम रहेगी, क्योंकि जो ये सीमेंट से बंधा हुआ है ना, एक ईंट दूसरे ईंट को पकड़ के रखा है किसके माध्यम से, सीमेंट के माध्यम से। सीमेंट बालू लगा के उसको रोका गया है ना भाई। वैसे ही दो अणुओं को रोकने का काम कौन करता है, अंतराणविक बल, आकर्षण बल। समझ रहे? तो दो अणुओं के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है, जो उन्हें एक दूसरे की ओर क्या करता है, आकर्षित करने का काम करता है, जिसकी वजह से किसी वस्तु का आकार बनता है। ठीक है। अब बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ, प्राकृतिक में पदार्थ आपको 3 ही रूप में मिलने वाले हैं। ठीक है। या तो कोई वस्तु आपको ठोस अवस्था में मिलेगी, या तो द्रव में मिलेगी, या तो गैस। अब आप द्रव में जाएंगे, है ना, तो एक होगा अर्ध तरल, है ना, एक पूरा पानी पूरी तरह के तरल है। गोंद वो अर्ध तरल की कैटेगरी में आता है, मतलब वो आधा द्रव है आधा ठोस है। पारा, है ना, उसे द्रव वाली कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन जब वो कुछ दिन के बाद रख देंगे कुछ दिन के लिए, तो वो जम जाता है। जैसे ही टेम्परेचर में आता है फिर पिघल जाता है। समझ रहे हैं ना? तो बात समझते हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 रूप में पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, और तीसरा होता है गैस। ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं आपसे पूछेगा। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के क्या देता है कि ठोस का आकार निश्चित क्यों होता है, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल पाया जाता है। पॉइंट याद रखना कि अगर अंतरा आणविक बल ज्यादा होगा तो अंतरा आणविक स्थान कम होगा, और अंतरा आणविक स्थान ज्यादा होगा तो अंतरा आणविक बल। अरे भाई अगर देखिए 2 अणु है, ये दोनों को एक दूसरे क्या कर रहा है, कोई बल है जो इनको खींच रहा है, सटा के रखा है, तो ज्यादा अंतरा आणविक बल हो गया तो जगह दिख रही है, नहीं दिख रही है, इसका मतलब अंतरा आणविक स्थान नहीं है, तो बल ज्यादा है। और जब स्थान ज्यादा है तो इसका मतलब ये बहुत दूर दूर अणु है, तो इसका मतलब ये स्थान, तो इनके बीच में ये गैप है कि नहीं है, ये गैप ज्यादा है। इसका मीन क्या है कि इनमें क्या है, अंतराणविक स्थान तो ज्यादा है लेकिन बल कम है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। समझ गए? बात समझते हैं हम फटाफट। ठोस के गुण क्या होते हैं? ठोस किसे कहते हैं? तो ठोस वह होता है जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है। ठोस वह होता है जिसका आयतन, ठोस है कि नहीं है, इसका आयतन आकार मतलब इसका जो वजन भी है वह हमेशा वैसे ही रहेगा। ठीक है। अब है सब बुखार पखाड़ देंगे तो अलग बात है नहीं, तो वो हम अवस्था में परिवर्तन में पढ़ेंगे कि इसको अगर हम बदल देते हैं, तोड़ ताड़ के बदल देंगे, तो ये अवस्था परिवर्तन की कैटेगरी में आ गया। लेकिन ये ठोस है। ठोस वह होता है जिसका आयतन मतलब वजन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित, इसे बदला नहीं जा सकता। हाँ, हम बदलेंगे जब हम ये पढ़ेंगे उसकी अवस्था में परिवर्तन। ठीक है। तो ठोस वह होता है जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ठोस। क्यों निश्चित होता है? क्योंकि इनके अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है, अंतराणविक बल पाया जाता है। ठीक है। अगला टॉपिक, गुण क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे ठोस को? तो पहला गुण ठोस का क्या होता है कि इनका आयतन आकार दोनों क्या होता है, निश्चित। ठोस का पहला लक्षण है कि इनका आयतन आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरा पॉइंट, ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्यता, असंपीड्य, आप बार बार ये वर्ड सुनते हैं। असंपीड्य का मतलब वह होता है कि जब किसी वस्तु को दबाया नहीं जा सके, जब किसी वस्तु को जिस वस्तु को दबा दिया गया वो संपीड्य है, संपीडित जिसे बोला जाता है, उस गुण को संपीड्यता बोलते हैं। जब किसी वह वस्तु जिसे दबाया नहीं जा सके वो कैसी है, असंपीड्य। तो ठोस कैसे होते हैं, असंपीड्य, यानी कि किसी भी ठोस को दबाया नहीं जा सकता।
ये दीवार है, ये ठोस है कि नहीं ठोस? ये ब्लैक बोर्ड ठोस है, आप इसको दबा देंगे? नहीं दबा पाएंगे, क्योंकि ठोस के अंदर एक गुण होता है, वो है असंपीड्यता। पहला गुण क्या है कि ठोस कैसे होते हैं? ठोस का आयतन आकार दोनों निश्चित होता है। दूसरा टॉपिक, इसमें असंपीड्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि इन्हें दबाया नहीं जा सकता, दबा के इनके आकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला टॉपिक समझेंगे कि कम प्रसार, ठोस फैलते बहुत कम है। अब मान लेते हैं मैंने डस्टर, एकदम सीधा सा एग्जांपल है, इसे अगर आप ऐसे रख देंगे तो ये फैल जाएगा, चौड़ा सा हो जाएगा? नहीं, इनमें प्रसार बहुत कम होता है। जो ठोस होते हैं उनमें प्रसार बहुत कम होता है। अगला टॉपिक समझेंगे अंतरा आणविक बल। मैंने जब यहां बताया तो यही बता दिया। अंतरा आणविक बल क्या होता है कि दो अणुओं के मध्य पाए जाने वाले बल को क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक बल बोलते हैं, जो कि ठोसों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसी वजह से ठोस का आयतन आकार दोनों निश्चित होता है। ठीक है, अगला टॉपिक समझेंगे गलनांक व क्वथनांक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहां से पूछेगा कि ठोस का गलनांक, अलग अलग ठोस का, जैसे लोहे का गलनांक होता है 1335 अलग अलग जगह पे देता है, लेकिन 325 है ना, 1325 डिग्री सेल्सियस होता है। 1000 से ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो लोहा पिघलना प्रारंभ करेगा। समझ रहे हैं? तो अलग अलग वस्तु का गलनांक अलग अलग होता है, वो हम गलनांक में पढ़ेंगे। लेकिन ठोस का जो गलनांक और क्वथनांक, मतलब ये जमेंगे भी और वाष्प बन के उड़ेंगे। अगर ये गलेंगे और वाष्प बन के उड़ेंगे तो वो दोनों क्या होगा? अधिक होगा। गलनांक क्या होता है? किसी वस्तु का वह ताप जिसमें वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाए, वो क्या कहलाता है? गलनांक। और किसी द्रव का वह ताप, किसी वस्तु का वह ताप जिसमें वह द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाए, वो क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। मतलब किसी लोहे को, किसी ठोस को हम गर्म करें तो जितना टेम्परेचर उसे लगेगा गर्म करने में, पिघलने में, वो उसका क्या कहलाएगा? गलनांक। और वो पिघल के द्रव बन गया है तो द्रव से भाप बन के उड़ने में उसे जितनी ऊर्जा लगेगी वो क्या कहलाएगी? क्वथनांक। तो किसी वस्तु का वह ताप जिस पर वो क्या है? गलना प्रारंभ कर दे, उसे क्या बोलेंगे? उस वस्तु का गलनांक, क्योंकि अलग अलग वस्तु का गलनांक अलग अलग होता है। क्वथनांक किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? उस वस्तु का क्वथनांक बोलेंगे। ठोस समझ में आ गया? द्रव की तरफ चलते हैं। द्रव क्या होता है? द्रव वह होता है जिसका आयतन तो निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, किसी बॉटल, किसी ग्लास, किसी बाल्टी, किसी लोटा वगैरह में अगर आप पानी रखते हैं, मान लेते हैं उसकी कैपेसिटी 1 लीटर की है, तो लोटे में पहले 1 लीटर पानी लिया, फिर बाल्टी में डाला, फिर जग में डाल दिया, फिर बॉटल में डाला, 1-1 लीटर का बदल रहा है। आयतन नहीं बदल रहा है, 1 लीटर पानी था वो 1 लीटर ही है, लेकिन जिस बर्तन में डालेंगे वो उसका क्या लेता रहेगा? उसका आकार लेता रहेगा। तो आकार लगातार बदल रहा है। तो द्रव वह होता है जिसका आयतन तो निश्चित लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव बोलते हैं। क्या गुण है द्रव के? तो एक निश्चित, यानी कि इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। अगला टॉपिक संपीड्य होते हैं, यानी कि जो, अब ये इधर समझा दिया तो इधर आसान से अब समझ जाएंगे। ठीक है, द्रव के गुण, ये एक निश्चित, इसका ठोस की अपेक्षा क्या होता है? इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। जबकि ये संपीड्य होते हैं। संपीड्य का मतलब द्रव को आसानी से दबाया जा सकता है। पानी लेते हैं, हाथ रखे से दबाएंगे तो दब जाएगा। मिट्टी का तेल, डीजल, सरसों का तेल, जिसको दबाएंगे तो ये दब जाएगा क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है। फिलहाल द्रव क्या होते हैं? संपीड्य होते हैं। तीसरा, प्रसार सरलता से है। किसी बर्तन में पानी को आप ऐसे रख देंगे तो वो आसानी से फैल जाएगा, आपको फैलाना नहीं पड़ेगा। जैसे गेहूं वगैरह को देखते हैं ना, जब सुखाना होता है तो हाथ से फैलाना पड़ता है, लेकिन पानी को आप छत पे रखेंगे तो पूरा फैल जाएगा, है ना। तो ये क्या है? ठोस द्रव के गुण है कि इनका प्रसार आसानी से, ये आसानी से फैल सकते हैं। अगला पॉइंट, अंतरा आणविक बल। ठोस की अपेक्षा कम होगा कि ज्यादा? तो जाहिर सी बात है क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। अगर इसमें अंतरा आणविक बल ठोस से ज्यादा हो गया तो ये ठोस से भी ज्यादा सॉलिड हो गया ना भाई, है ना। इसमें अंतरा आणविक बल कम होगा, ठोस की अपेक्षा कम होगा, इसीलिए इनके अणुओं के बीच गैप पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। समझ रहे हैं ना। अगला टॉपिक, गलनांक व क्वथनांक। ठोस से क्या होता है? कम। भाई पानी को गर्म करने में, लोहे को गर्म करने में ज्यादा टाइम लगेगा? नहीं। इसको गलाने में, इसको गर्म करने में, बर्फ को गर्म करने में कितना टाइम? 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए, है ना।
भाई 0 डिग्री सेल्सियस अगर आप दे देते हैं बर्फ को तो पिघल जाता है, वो माइनस में रहेगा तो बर्फ रहेगा, जैसे ही 0 डिग्री पे आया वो क्या बनने लगा, पानी। और 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया वो क्या बन गया, भाप। समझ रहे हैं? तो जो द्रव होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है। अगला टॉपिक समझते हैं गैस के बारे में, क्या होती है गैस। ठीक है, वेरी गुड। देखो गैस क्या होता है, गैस वह होता है जिसका आयतन आकार दोनों क्या होता है। देखिए इसमें तीन चीजें कभी कभार बता देता है, मतलब जो गैस होती है इसका आयतन, आकार, आकृति तीनों क्या होती है, अनिश्चित होती है। समझ रहे हैं? तो जो गैस होती है इसका दोनों अनिश्चित, मतलब इसका आयतन भी अनिश्चित होता है और आकार भी अनिश्चित होता है। मुट्ठी में पकड़ लिया, कितना आयतन मालूम नहीं, आकार कैसा मालूम नहीं। ठीक है, बात करते हैं इसके गुण के बारे में। गुण क्या है इसका, दोनों अनिश्चित होता है, मतलब आयतन भी और आकार भी। गैस के गुण की बात कर रहे हैं, गैस का आयतन भी अनिश्चित होता है और आकार भी अनिश्चित होता है। गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है। आप देखते हैं मूवी वगैरह देखते हैं ना, बहुत 2 मिनट ऐसे जरा सा एकदम गैस फैली हुई कमरे में, हल्की सी माचिस मारेंगे तुरंत जल जाता है। जल जाता है कि नहीं, तुरंत जल जाता है, क्योंकि इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है और तुरंत छोड़ देंगे। आपके लिए बताता हूँ, जो आपके घर बॉटल आता है खाना बनाने वाला, उसमें जो गैस होती है वो जरा भी नहीं महकती। समझ रहे हैं? उसमें गैसों को मिलाया जाता है ताकि वो महके। तो आपको अगर लीक होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ गैस निकल रही है। समझ रहे हैं? वो लीक मतलब ऐसा पता चल जाए कि हाँ गैस निकल रही, वरना जो सीएनजी होती है उसमें जरा सा भी जो आपके घर जो गैस आती है, जो प्राकृतिक गैस आपके घर आती है, इंडेन, हिंदुस्तान, एलपीजी, अलग अलग कंपनियों की जो आती है, वो उसमें जरा सा भी कोई गंध नहीं होती। अगर उसे आपके बॉटल में भर के दे दीजिए, आप खाना बना देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि गैस निकल रही है। लेकिन उसमें गैस को मिक्स किया जाता है ताकि जब कभी वो निकले तो आपको पता चल जाए कि गैस निकला, तो आप जाके गैस को बंद करके आए। वो आपकी सावधानी के लिए, वो आपके दुर्घटना का कोई शिकार ना हो जाए, इसके लिए उसमें गैस को मिक्स किया जाता है। समझ रहे हैं? आगे बात करते हैं, प्रसार बहुत तेजी से, गैस फैलती बहुत तेजी से, वो द्रव से भी ज्यादा तेजी से फैल जाती है। गैस को फैलने में बहुत ज्यादा टाइम, अरे भाई गुब्बारे में हवा भरी हुई है, हल्का सा मारेंगे पूरा फैल जाएगी। गुब्बारा जैसे ही फटा वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो द्रव की अपेक्षा इसका प्रसार बहुत तेजी से होता है। अंतराणविक बल इसमें लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि इसके अणु बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। अंतराणविक स्थान, भाई जाहिर सी बात है, अगर अंतराणविक बल नहीं है तो अंतराणविक स्थान बहुत ज्यादा होगा। भाई जब बल क्या एकदम कम है, मतलब बल है ही नहीं, तो मतलब बहुत ज्यादा दूर दूर अणु है, तो बहुत ज्यादा दूर दूर अणु, जिसके बीच में जगह तो बहुत ज्यादा हो गई ना। तो जब मैंने आपको बताया ना कि अगर बल ज्यादा होगा तो स्थान कम होगा, स्थान ज्यादा है तो बल कम होगा, है ना। मत आगे समझते हैं अवस्था परिवर्तन। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना है कि क्या किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। क्या इनकी अवस्था में कोई परिवर्तन हम कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 2 तरीके से, ताप के द्वारा, दाब के द्वारा। कोई भी वस्तु है, ये चेयर की बात करते हैं, अगर चेयर को क्या करना है, इसके अवस्था में, इसके रूप को बदलना है तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला कैसे करेंगे? ताप के द्वारा, है ना। इसे ले जाके आग में रख देंगे, पिघल के छोटी हो जाएगी। अवस्था बदल गई कि नहीं बदल गया, इसका रूप बदल गया कि नहीं बदल गया। और दूसरा है दाब के द्वारा, जबरदस्ती 2 महापुरुष मजबूत वाले तोड़ देंगे, दबा देंगे, टूट के, है ना, हाथ इधर आ गया, पैर इधर आ गया, टूट गई। अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो 2 तरीके से कर सकते हैं। ताप द्वारा कैसे होता है? ताप द्वारा में कुछ परिभाषाएं जो आपसे बार बार पूछी जाती है। गलनांक क्या होता है, मैंने आपको बताया भी, है ना। किसी वस्तु का वह ताप, किसी वस्तु का वह ताप जिस पर कोई ठोस, यहां देखिए कंफ्यूजन होता है, गलनांक ठोस के लिए होता है, गलनांक किसके लिए होता है? ठोस के लिए, और क्वथनांक किसके लिए होता है? द्रव के लिए। ठीक है, तो याद रखना, किसी वस्तु का वह ताप, किसी वस्तु का वह ताप जिस पर कोई ठोस किस में बदल जाए? द्रव में बदल जाए। किसी वस्तु का वह ताप जिस पर कोई ठोस किस में बदल जाए? द्रव में बदल जाए, उसे उस वस्तु का क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। ये जरूर बोलेंगे, उसे उस वस्तु का गलनांक जरूर बोलेंगे, क्योंकि अलग अलग वस्तु का गलनांक अलग अलग होता है। सोना को गलाने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़े, चांदी को गलाने के लिए जितना देना पड़े, लोहे को, पीतल को, अलग अलग को गर्म करने के लिए, गलाने के लिए अलग अलग ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसी कमरे में बैठे हो, कुछ मिला ऐसे हैं जो एक छोटी छोटी बात पे हिट हो जाते हैं, तो उनका गलनांक कम है ना। कुछ ऐसे हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बात पे गुस्सा होते हैं,
होते कि नहीं होते, तो वो क्या उनका गलनांक ज्यादा है। वैसे ही वस्तुएं जो है उनका अलग अलग गलनांक होता है, अलग अलग वस्तु का गलनांक अलग अलग होता है। तो किसी वस्तु का वह ताप जिस पर कोई ठोस किसमें बदल जाए, द्रव में बदल जाए, उसे उस वस्तु का क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। अगर हम बात करें क्वथनांक की, क्वथनांक क्या होता है, तो किसी वस्तु का वह ताप, किसी वस्तु का वह ताप जिस पे कोई द्रव किसमें बदलेगा, गैस में बदल जाए, किसमें बदल जाए, गैस में बदल जाए, उसे उस वस्तु का क्या बोलते हैं, गलनांक, क्वथनांक बोलते हैं। समझ गए बात को, जिस ताप पर कोई द्रव गैस में बदल जाए उसे उस वस्तु का क्वथनांक बोलते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। आगे समझते हैं, गुप्त उष्मा या गलन उष्मा, ये पूछता है तो हम लोग सोचते हैं ये क्या है। तो याद रखो कि वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को गलाने के लिए या उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़े उसे उस वस्तु की क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा, प्रसुप्त उष्मा, गलन उष्मा बोलते हैं। मतलब कोई वस्तु है जिसका वजन कितना है, 1 किलोग्राम, कोई वस्तु है जिसका वजन कितना है, 1 किलोग्राम, वायुमंडलीय दाब पर उसे गलाने के लिए, कोई भी वस्तु, लोहे की बात करें, छोटा सा लोहा हम ले लेते हैं 1 किलोग्राम, उसे गलाने के लिए हमें जितनी ऊर्जा देनी पड़े वही उस लोहे की, उस वस्तु की क्या कहलाएगी। मान लेते हैं भाई लोहा है 1 किलो का, उसे पिघलाने के लिए हम 5 कुंटल लकड़ी लगा देते हैं, सपोज दैट 2 कुंटल लगा देते हैं, 1 कुंटल लगा देते हैं, तो उसका 1 क्विंटल जो हुआ वही उसका क्या है, गलन उष्मा है। कितना ताप उसे देना पड़ा, उसे कितनी ऊर्जा देनी पड़ी, वही उसकी क्या कहलाएगी, गलन उष्मा, प्रसुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा। इसे 3-4 नामों से जाना जाता है। ठीक है, गुप्त का मतलब दिख तो नहीं रही ना भाई, लोहे के ऊपर तो लिखा नहीं है ना, आप देख के नहीं तो ये तो नहीं बता सकते कि इतने टेम्परेचर में गल जाएगा, इतनी लकड़ी, यहाँ लकड़ी रखी है, आप देख के नहीं बताएंगे इतनी लकड़ी में ये गल जाएगा, तो वो छुपी हुई है ना। तो जो चीज छुपी हुई है उसका मतलब क्या है कि वो गुप्त है, वो दिख नहीं रही है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, गुप्त उष्मा। वह उष्मा जो क्या होती है, दिखाई तो नहीं देती, लेकिन 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को गर्म करने के लिए, उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए, गलाने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है वही उसकी गुप्त उष्मा कहलाती है। बात करेंगे ऊर्ध्वपातन। नॉर्मली क्या होता है कि जब किसी ठोस को हम गर्म करते हैं तो वो किस में बदलता है, द्रव में। जब किसी ठोस को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, भाई अगर ठोस को गर्म करेंगे तो वो क्या बनेगा, द्रव, और द्रव को और ज्यादा गर्म करेंगे तो क्या बनेगी, गैस। लेकिन होता क्या है ऊर्ध्वपातन में, जब किसी ठोस को हम गर्म करते हैं तो वो ठोस से सीधे किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। ठीक है, जब किसी ठोस को हम गर्म करें और वो ठोस अवस्था से सीधे किस अवस्था में बदल जाए, गैस अवस्था में बदल जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, है ना। जब कोई वस्तु ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाए उसे हम बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे कपूर में ऐसा होता है, आयोडीन में ऐसा होता है, नेफ्थलीन में ऐसा होता है, समझ रहे। और जस्ट इसका उल्टा होता है निक्षेपण। ठोस में हम, ऊर्ध्वपातन में हमने पढ़ा कि जब किसी ठोस को गर्म करें तो वो क्या बन जाए, गैस। लेकिन निक्षेपण में जब किसी गैस को हम गर्म करें तो वो सीधे क्या बने, ठोस। समझ रहे हैं, बीच में द्रव दोनों में गायब है, द्रव दोनों में गायब है, समझ रहे हैं कि नहीं। ठोस को गर्म करते द्रव में बदलना चाहिए था, द्रव के बाद फिर गैस में बदलना चाहिए था, और यहां निक्षेपण में गैस द्रव में बदलती, द्रव ठोस में बदलता है कि नहीं। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता कि जब किसी वस्तु को गर्म करे और वो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऐसा होता है कपूर में, ठीक है, आयोडीन में होता है, नेफ्थलीन में होता है। जबकि निक्षेपण इसका जस्ट उल्टा, कि जब किसी गैस को हम क्या करें, थोड़ा सा ठंडा करें या तापमान में गिरावट करें, तापमान कम करें, तो सीधे वो गैस अवस्था से किस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, ठोस अवस्था में। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, ये भी वही एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल, ठीक है, आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन, ठीक है, उसी का उदाहरण। संघनन की बात करें जिसे द्रवीकरण बोलते हैं, तो गैस का द्रव में बदलना, गैस का द्रव में बदलना। आप देखते हैं बरसात होती है,
कैसे होती है? तो जमीन के नीचे जो तालाब वगैरह नदी में जो पानी है वो भाप बन के क्या करता है, वायुमंडल में उड़ जाता है, गैस बन के उड़ा। समझ रहे हैं कि नहीं? भाई वाष्पीकरण होगा, गर्मी होगी तो सूर्य के प्रकाश की वजह से वो क्या होंगे, गर्म होके उड़ेंगे, वाष्प बन के उड़ेंगे, फिर वो क्या करेंगे, फिर कुछ दिन के बाद वो बरसेंगे। तो वो क्या हुआ, द्रव से क्या बने, गैस, और गैस से फिर क्या बन रहे हैं, द्रव। बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, किसी गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो किसी गैस का द्रव में परिवर्तित होना, या फिर यूं कहें कि किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हो जाना, बदल जाना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। संघनन के फलस्वरूप ही वर्षा होती है। ठीक है, अगर पूछेगा संघनन का एक एग्जाम्पल बता दे तो आप कहेंगे वर्षा। आप खाना बनाते हैं तो जब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं जी, चावल वगैरह जो कुछ भी बनाते हैं आप, तो देखते हैं ना प्लेट के ऊपर जो भदेली वगैरह जो होती है, जिस बर्तन में चावल आप बनाते हैं उसका जो ऊपर ढक्कन होता है, वहां पे जब आप खाना बनाते हैं तो क्या बनता है, वो भाप बन के पानी गर्म होता है ना, वो भाप बन के कहाँ जाता है, बर्तन पे टकराता है, और टकराता है तो जब वहां पे टकराता है, टकराने के बाद उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, फिर पानी बन के फिर क्या करता है, आप देखते हैं ना जब ढक्कन उठाते हैं तो उसमें कुछ बूंदे लगी हुई होती कि नहीं लगी होती, क्योंकि जब वो भाप बन के उड़ता है, भाई गैस द्रव का क्या बन रहा है, द्रव का किसमें परिवर्तित होना, गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है भाई, द्रव क्या बन रहा है, गैस बन रहा है, तो वो क्या हो गया, संघनन, है ना। अब आगे चल के वही गैस फिर क्या बन जा रही है, वही गैस फिर क्या बन रही है, द्रव बन रही है। भाई द्रव से गैस और गैस से फिर द्रव, द्रव से फिर गैस, गैस से फिर द्रव, मतलब ये लगातार क्रिया चलती रहती है, इसी के फलस्वरूप वर्षा होती है। समझ रहे हैं? तो जब कोई गैस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में, जब गैस से द्रव में बदलती है, इसे द्रवीकरण बोलते हैं। तो किसी गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। वाष्पीकरण की बात करते हैं, जल का वाष्प में बदलना ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। किसकी वजह से प्रभावित होता है वाष्पीकरण, कब वाष्पीकरण ज्यादा होगा, कब वाष्पीकरण कम होगा। आप जानते हैं गर्मी के मौसम में वाष्पीकरण ज्यादा होता है, क्यों होता है वो समझ लेते हैं। किस पर निर्भर करता है वाष्पीकरण, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। पहला पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब, अगर पानी जितना चौड़ाई में फैला के रखेंगे, पानी को जितना चौड़ाई में फैला के रखेंगे उतना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा। ग्लास में पानी भर के देख लीजिए, थाली में रख के देख लीजिए, पहले दोनों को धूप में रख के देख लीजिए, पहले कौन सा पानी गायब होता है, तो जाहिर सी बात है कौन सा गायब होगा, थाली वाला। क्योंकि जितनी चौड़ी सतह होगी सूर्य का प्रकाश उतनी पड़ेगा, और पानी की जो चौड़ाई, जो ये आयतन होगा, ये जो लंबाई या यूं कहे मोटाई जो होगी, है ना, आप एकदम तोड़ मरोड़ की भाषा में, जितनी गहराई होगी ग्लास में, पानी ऊपर का गर्म होकर उड़ेगा। लेकिन थाली में पूरा फैला देंगे तो पूरा पानी की परत जो है पतली बनेगी, और पूरा पानी जल्दी से गर्म होगा, जल्दी से वाष्प बन के उड़ जाएगा। जितना ज्यादा सतह, जितनी छोटी सतह होगी, पानी जितना मोटाई में होगा, जितनी गहराई में होगा, उतनी आसानी से वो उड़ेगा नहीं। लेकिन अगर गहराई कम है, परत पतली बन रही है, तो वो आसानी से उड़ सकता है। मतलब पानी का क्षेत्रफल जितना कम होगा, वाष्पीकरण उतना कम होगा, लेकिन जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ज्यादा वाष्पीकरण होगा। पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं? अगला टॉपिक है, तापमान पर भी निर्भर करता है। किस पर? तापमान पर। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, तापमान ज्यादा होगा, तो वाष्पीकरण की क्रिया क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना ज्यादा तापमान उतना ज्यादा क्या होगा, वाष्पीकरण की क्रिया होगी। क्यों भाई, ज्यादा गर्मी होगी तो वायुमंडल में जो उड़ने वाले छोटे छोटे कण हैं, उनमें उनकी आर्द्रता, उनकी नमी खत्म हो जाएगी, और वो पानी क्या करेगा, जितनी धूप लगेगी पानी के ऊपर, वाष्प बन के उड़ेगा, और एक एक कण क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे, और फिर वो वाष्प बन के फिर आगे उड़ते रहेंगे। इससे ज्यादा क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। आर्द्रता, अगर वायुमंडल में नमी बनी हुई है, ठंडी में आर्द्रता कम होती है, सॉरी, है ना, आर्द्रता ज्यादा होती है, ठंडी में आर्द्रता ज्यादा होती है। मतलब जो कण होते हैं, उड़ रहे होते हैं वायुमंडल में, उनमें क्या होती है, नमी होती है। शीत की वजह से उनमें ज्यादा नमी होती है, जिसकी वजह से वाष्पीकरण की क्रिया क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। अगला है वायु की गति। हवाएं अगर बहुत तेजी से बहती हैं, तो अपने साथ पानी की कुछ बूंदों को क्या करते हैं, उड़ा के लेके चली जाती हैं, और जब वो उड़ जाती है तो वो किस में परिवर्तित हो जाती हैं, वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। तो अगर हवा भी बहुत ज्यादा तेजी से चल रही हो, तब भी वाष्पीकरण की क्रिया बहुत तेजी से होगी।
समझ गए? एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि क्या मैं आपसे पूछ ही रहा हूं कि आप बताएं कि सबसे पहले जो कपड़ा होगा वो गर्मी में सूखेगा या फिर बरसात में, सॉरी ठंडी में या फिर बरसात में, है ना? क्यों, कब सूखेगा? बरसात में सूखेगा। क्यों सूखेगा? क्योंकि जब हवाएं चलेंगी तो वो कपड़े से जब होके गुजरेंगी तो वर्षा की बूंदें, जो जल की बूंदें होंगी उन्हें अपने साथ उड़ा के लेके चली जाएंगी। और क्या होगा? कपड़े के जब रेशों के अंदर उनके अणुओं के साथ उसका संपर्क नहीं रहेगा, वो उड़ जाएंगे। तो क्या हो गया? जब पानी नहीं है तो इसका मतलब वो सूख गया ना, पानी ही रहता तभी तो गीला रहता है। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर पूरा रिवाइजन हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।